Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग बंसल जी एंड सिंह सर नमस्कार, पुंडीर सर नमस्कार। Sir, sorry. आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ग्रेट। गुड मॉर्निंग सर। सर म्यूट कर रखा है सर ने, हाँ जी म्यूट किया हुआ है सर आपने। पर ये अनम्यूट नहीं हो रहा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अब ठीक है। आपके सर दो प्रोफाइल दिखा रहा है। हाँ हाँ, अब आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। चलिए सर चलिए, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मांगेराम जी, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर मांगेराम। कितने लोग ज्वाइन हुए? गुड अभी और मॉर्निंग 1-2 सर। मिनट लगेंगे जी तो जुड़ सर। जाएंगे। 11 चलिए, लोग जी वेलकम सर। आपका। कुछ सर अनम्यूट थैंक यू का वेरी मच इश्यू सर। था। हाँ, जी सर। और अब तो मेरठ में भी धूप निकल आई, वहां तो अच्छा मौसम होगा देहरादून में। देहरादून में सर बाहर तो काफी तेज धूप निकली हुई है अभी। हाँ हाँ, चलिए, ये लोग 11 बज चुके हैं ना? हाँ जी हाँ, सर। आ जाएंगे सर, कोई 1-2 नहीं, धीरे मिनट धीरे और करके आ रहे हैं। हाँ हाँ, यस सर। और सुनाइए क्या चल रहा है? बस सर अभी अभी आपके यहाँ कॉन्फ्रेंस। जी जी। हाँ, कॉन्फ्रेंस का पोस्ट वर्क तो चल ही रहा होगा। हाँ सर वही काम हो रहा है अभी। नेक्स्ट वीक तक, शायद इस हाँ महीने के हाँ लास्ट तक हो जाएगा फिनिश। कुछ पेंडिंग है हाँ चीजें। हाँ। ये तो एनुअल मोड पे है ना आपके? हर साल ही होती है ये वाली इवेंट? सर ये 2 से लेकर 3 साल में रिपीट करते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें क्योंकि मेरे पोस्ट पब्लिकेशन वाले बहुत टाइम ले लेते हैं। अभी 2018 का एक इशू जस्ट नवंबर में ही पब्लिश हुआ है, 2 साल बाद लगभग। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वो तो प्रॉपर रिव्यू प्रोसेस होगा, आप तो रिकमेंड करते होंगे, उसके बाद उनका रिवीजन अपने आप होगा प्रॉपर। हाँ जी सर, उनका इंडिपेंडेंट चलता है फिर। हाँ हाँ, ये तो है। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं मैं आप। सर एक और मिनट में कितने आया इसको? सर, बस 1 मिनट में आया। हाँ हाँ, कर दीजिए कर दीजिए। हाँ, कर दीजिए, अभी 2-5 मिनट आप कर लीजिए, 2-3 मिनट काम, और थोड़े लोग जुड़ जाएंगे। सुनील जी, मैसेज करो, कहाँ चले गए सब? सर मैसेज तो मैंने 2 बार ड्रॉप कर दिया। मतलब होस्ट अवेलेबल है, पार्टिसिपेंट नहीं है। जी सर, अभी सर एक बार और करता हूँ। ये अच्छा लेक्चर होगा, इसलिए सुनना चाहिए सुबह। मैं भी रहूंगा इस लेक्चर में, देखता हूँ कौन कौन जुड़े हैं, कौन कौन जाते हैं बीच में। दानवीर वो आगे क्या, हमारे भोजराज? हाँ जी सर, आ गए हैं। अभी सर कल उसका रिजल्ट आया एक्चुअली, जो हमने एक जर्नल लिया हुआ था चाइनीज वाला, हम्म वो SCI है, तो उसने
उसमें 24 चॉइस आई थी पार्टिसिपेंट की आउट ऑफ 150। अच्छे। तो 24 में से उसने 9 सेलेक्ट किए आगे रिव्यू के लिए, और बाद में वो 4 या 5 निकालेगा, जो उसका कहना है सर। सिलेक्शन क्राइटेरिया तो वही रहेगा। देखिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। Yes, आज sir. हमारे साथ हैं प्रोफेसर मांगेराम जी, और आपको मैं बता दूं, मांगेराम जी बताया भी था कि यस ग्रुप सर। है, और ये कंबाइंडली मैथ्स और स्टेट्स डिपार्टमेंट का एक साथ हो रहा है। तो कुछ स्टेट्स के भी स्कॉलर्स हैं जो एमएससी एमफिल स्टेट्स हैं, और नेट जेआरएफ स्टैटिस्टिक्स में हैं, और बाकी सारे मैथमेटिक्स के हैं। और इनमें से शायद 10-12 लोग डिग्री कॉलेजेस में ऑलरेडी टीचिंग कर ही रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हैं, और हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और दूसरी जगहों पे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हैं, और कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी ऐड होंगे इस ग्रुप में। आज पैरेलली एक ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया और ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी ऑफ नेपाल की एक एनुअल कन्वेंशन भी वो अनीता शाह मैम करा रही है। तो उसमें जग्गी सर की टॉक थी मॉर्निंग में, तो कुछ स्टूडेंट्स उस तरफ भी थे, और दोनों के टाइम कुछ बाई चांस मैच कर गए। तो मैं आपको हाँ, बताता उनका भी हूँ चल कि रहा है सर। प्रोफेसर मांगेराम ने गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है रिलायबिलिटी थ्योरी में, और उसके बाद वो इस सिंडिकेट बैंक में, मैं ठीक हूँ ना, सिंडिकेट बैंक में यस, प्रोबेशनरी सिंडिकेट बैंक। ऑफिसर अपॉइंट हो गए थे, और मेरठ में ही पोस्टेड थे। मेरा उनका उसी समय से परिचय है, और उनके सुपरवाइजर भी मेरे मित्र हैं काफी अच्छे। और सिंडिकेट बैंक की नौकरी में इन्हें उस समय ये कंफ्यूजन था कि मैं टीचिंग में जाऊं या सिंडिकेट बैंक में रहूं। बैंक प्रोफेशनरी ऑफिसर भी एक रेस्पेक्टेबल और बड़ी पोस्ट होती है, और एंट्री लेवल पे हाईएस्ट पोस्ट है जिसपे एंटर करते हैं, और लोग उस जॉब में जाने के लिए ड्रीम करते हैं। और मैं लगातार इनकी काउंसलिंग करता था उस समय कि आप बैंक की नौकरी करते रहो, क्योंकि ग्राफिक किराया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। लेकिन एक बार ये मुझे भी बताए बगैर, मतलब मेरठ की जॉब को रिजाइन करके और वहां चले गए। मुझे भी कई महीने बाद पता चला कि वो जॉब को छोड़ चुके हैं। तो इन्होंने एक गवर्नमेंट सिक्योर जॉब को छोड़ के एक टीचिंग वाली जॉब को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उस समय तो यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, ग्राफिक किराया इंजीनियरिंग कॉलेज था आई थिंक, उससे ज्वाइन किया, क्योंकि इनका पैशन था रिसर्च, और इनका पैशन था टीचिंग, पैशन था रिसर्च। तो वो बैंक में उस जॉब में घुटन फील कर रहे थे लगातार उस जॉब में रहते हुए। तो अगर पैशन हो किसी चीज में, तो फिर आउटस्टैंडिंग वहां पे काम करता भी है कोई। तो प्रोफेसर मांगेराम इस समय वहां पे प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं, और स्पेशली प्रोफेसर रिसर्च, जिन्हें टीचिंग से कंसर्न नहीं है, रिसर्च और रिसर्च एक्टिविटीज से ही कंसर्न है। और बहुत सारे स्कोपस और एससीआई पब्लिकेशंस हैं, और इसके अलावा कुछ जर्नल्स से उनके एडिटोरियल बोर्ड में एज ए चीफ एडिटर, एज ए मेंबर ऑफ एडिटोरियल बोर्ड जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे और जर्नल्स, और जो इंटरनेशनल यंग एज में एक बहुत एक्टिव रिसर्चर हैं। तो इनसे सुनना सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और इनके एक्सपीरियंसेस। अदरवाइज भी आपके और कुछ क्वेरीज हो तो वो भी इनसे पूछ सकते हैं। सर सर थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन एक्चुअली। एंड मैं थोड़ा सा यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे, तो हम लोग आपको देख के, आप लोगों को देख के आगे बढ़ते थे एक्चुअली। इसमें कोई डाउट नहीं है। एट प्रेजेंट इंडिया में 4-5 रिसर्चर है इन्वेंट्री में, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, उसमें से एक आप भी हो सर। नॉर्थ इंडिया में 2 ही लोगों को मैं जानता हूँ, आप और एक जग्गी सर है। एंड दूसरे नॉर्थ में इधर गुजरात में चले जाओ तो नीता शाह मैडम है। उधर कोलकाता साइड में चले जाओ तो KS चौधरी साहब और उनके स्टूडेंट है। तो ये मेरा सर सौभाग्य है कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मेरठ में रहा सर कुछ महीने, वहाँ पर 8-9 महीने, और आपसे मिलने का सौभाग्य मिला एक्चुअली। और एक पेपर भी पब्लिश किया मैंने आपके जर्नल में, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर।
एंड आपकी गाइडेंस मिली, वो बात अलग है कि आप मुझे वहीं रोकना चाह रहे थे सिंडिकेट बैंक में लेकिन कुछ और ही मंजूर था ऊपर वाले को। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने सर वो एक जो अपना बहुत लोग नहीं जानते लेकिन हम दूर बैठे हम जानते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो स्पेशली कैंपस है वो इतना रिनाउंड है जो आपके आईआईटीज को फाइट करता है एक्चुअली। एंड अगर मैं केवल जेआरएफ कोर्स को छोड़ दूं और उसमें जाऊं रिसर्च में ही जाया जाए तो आप लाइन से, मैं स्पेशली स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ ये चीज, अगर आप देखोगे तो 80s में 70s में लाइन से वहां पर ट्रांजैक्शंस में और एल्सवेयर में पेपर पब्लिश हो रखे हैं। मैंने स्पेशली रिलायबिलिटी को फोकस किया वहां पर और बहुत सारे पेपर पढ़े हैं। मतलब ये कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे मतलब पूरा नाम मैं नहीं जानता, केवल ऐसे ही जानता हूँ, सिंह, गोयल, गुप्ता, इनके पेपर हम पढ़े हैं, बहुत ज्यादा पेपर पढ़े हैं हम लोगों ने। पूरा नाम मुझे अभी भी याद नहीं है क्या नाम होंगे उनके, हाँ, लेकिन जैसे राकेश रहता है गुप्ता गुप्ता स्टेट्स। इटोर। हाँ जी सर, ये हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के हैं वहां पर जो पुराने 80s में थे, जिन लोगों ने मतलब एक उसको मेरठ कैंपस को और स्पेशली उन्होंने एक अपना ही बना रखा था, एडवांस रिसर्च करके कुछ बोलते थे वहां पर, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च। और वो लोगों ने लीड किया सब टॉप जर्नल्स को 80s और 90s में और 70s में, जिन लोगों में हम अभी एक पेपर मतलब हमारे लेके के लिए भी बड़ा टफ टास्क हो जाता है ट्रांजेक्शन को निकालना, उन लोगों के देखोगे तो आप लाइन से पेपर है उनके। कई बार तो ऐसा हुआ कि इशू में 8 पेपर उनके 2 बाहर वालों के हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे जनरली चाइनीज में जो चाइनीज के जो लोग लीड कर रहे हैं उनके जैसे अभी होता है कि चाइनीज के 90% रहते हैं, इंडिया का एक आध मिल जाता है, अदरवाइज 1-2% यूके यूएसए का होता है। So, sir, let I start this presentation. जी, कर दे। thank you, sir. बंसल जी, ये दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूँ जी सर। एंड पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं। सो ये आपकी टॉक हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी पार्टिसिपेंट से, जहाँ भी आपको क्वेश्चन लगे आप प्लीज वहीं पर पूछते रहिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और this presentation will focus basically on scientific research development, scientific research paper development, ethics, publication opportunities, generally कि how to write a paper और how to write a thesis and ethics क्या होते हैं और आप कहाँ पर बना पब्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया, मैं यहीं से ग्राफिक यूनिवर्सिटी देहरादून में भी एज ए रिसर्च प्रोफेसर काम करता हूँ और इससे पहले थोड़े दिन बैंक में भी काम किया। पंतनगर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था और खास बात यह है कि मैं भी अपनी सीसीएस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हूँ, बीएससी मेरा यहीं पर है। साहब स्लाइड आगे को कैसे सर चलेगी इसमें? जी अच्छा, सर। ठीक है। नहीं सर, थोड़ा हमें स्लाइड स्क्रीन होने में बड़ा तो स्क्रॉल होने में दिक्कत आ रही है। मैं एक बार सेटिंग कर लेता हूँ अपनी। आ जाएगा, बस वो एक कुछ सेकंड लेट आ सकते हैं। जी जी सर। So I have completed my PhD from GBPUT पंतनगर। वहाँ पर 2 तरह का स्टाइल होता है, एक आपको मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा, दूसरा आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आप ले सकते हो। MSc I have completed from this HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल देहरादून से ही, और BSc सन 2000 में KLDB डिग्री कॉलेज पड़ता है रुड़की में, जो कि उस टाइम पे CCS यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, तो BSc वहां से किया था। ये जो हमारे टॉक है, आपको मुझे लगता है पीछे से कुत्ते की एक आवाज भी आ रही होगी भौंकने की।
इससे शायद जी ज्यादा सर। डिस्टरबेंस नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। नहीं सर, नहीं। So today's talk we will cover these topics: publishing choices, choice and audience, paper structure, ethics, where to publish, open access, and what is the next step. थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ इशू है मेरे इसमें। सो वी हैव द चॉइसेस। इसमें सिंपल सा आपने एक पेपर तैयार किया और उसे कहाँ कहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप एक्चुअली। सो राइट नाउ जो भी आपका अभी सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आपके पास 3 टाइप की चॉइस हो सकती हैं: जर्नल पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन एंड बुक चैप्टर्स। सो in a journal paper you can consider as a journal article is fully developed presentation of whole and its फाइनल फाइंडिंग। जो भी आपने पेपर तैयार किया है जर्नल के लिए, वो जनरली क्या होता है, आपका पूरा कंप्लीट पेपर होता है, कंप्रीहेंसिवली रिटन होता है, और जो आपने उसमें ओरिजिनल रिसर्च की है उसके सारे रिजल्ट उसमें प्रेजेंटेड होते हैं, एंड उसमें क्लियरली कंक्लूजन मेंशन होता है, और कुछ जो आपके पास डेटा या एनालिसिस आपने की है उसके थ्रू वो सपोर्ट आपका पूरा रहता है पेपर्स में, जो हम लोग जर्नल पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं। दूसरा आपका होता है आपका कॉन्फ्रेंस आर्टिकल। कॉन्फ्रेंस आर्टिकल क्या है कि ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी रिजल्ट इसमें आपके आए हैं शुरुआत में: हाईलाइटेड द रिसेंट वर्क एंड गेन द इनफॉर्मल फीडबैक फ्रॉम द यूज इन योर रिसर्च। मींस अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट में आपने कुछ काम स्टार्ट किया और उसमें कुछ स्टार्टिंग के रिजल्ट आपको मिले हैं, देन यू कैन प्रेजेंट टू द ऑडियंस जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, लाइक रिलायबिलिटी या इन्वेंट्री। उसमें जब आपने स्टार्ट किया और कुछ आपके पास रिजल्ट आए, तो आप उन्हें एक जो एक्सपर्ट है आपके सामने, लाइक जैसे अभी सर बता रहे थे कि एक उसका भी इवेंट चल रहा है अपना ORSI का, तो उसमें जो आप मान लीजिए इन्वेंट्री या कोई टॉक हो रहा है या वहां पर आप अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, तो एक्सपर्ट कैन गिव दी फीडबैक। अभी आपका मतलब ज्यादा रास्ता तैयार नहीं हुआ, मतलब ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ काम, लेकिन आप इंट्रोडक्टरी फेज में हो, तो वहां पर आप अपना फीडबैक कुछ ले सकते हो। जो फीडबैक मिले आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उससे अपना पूरा कंप्लीट पेपर डेवलप कर सकते हो। Conference article are typically shorter than the journal articles with less detail and fewer references। यही जैसे अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि वो छोटा होगा, कुछ रेफरेंस होंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस पेपर पर जनरली हम लोग 5-6 पेज का पेपर टारगेट करते हैं, तो वो आपका बिल्कुल थोड़ा सा जहाँ से आपका वर्क स्टार्ट हुआ है उसे आप दिखा सकते हो। एक तीसरा ऑप्शन और आपके पास रहता है बुक चैप्टर्स। बुक चैप्टर्स क्या होता है कि आपने पूरा इंट्रोडक्शन और ये सब पूरा डिटेल में लिखा है कि किस स्टेप करके जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो आपने पूरी एक्सप्लेन की, एंड देन आपने वो किसी बुक के लिए जो भी एक पर्टिकुलर थीम पे कोई एडिट कर रहे हैं या लिख रहे हैं उनके साथ, या आप लिख रहे हैं तो उसमें आप अपना बुक चैप्टर के फॉर्म में पब्लिश कर सकते हो। तो जनरली ये 3 ऑप्शन हमारे पास हैं पब्लिकेशन के: जनरल पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन, बुक चैप्टर्स। कॉन्फ्रेंस में भी एक अब नई चीज आ गई है कि पोस्ट कॉन्फ्रेंस यू हैव टू पब्लिश इन द जर्नल्स आल्सो। जैसे अभी हम लोग अभी एक कॉन्फ्रेंस कराई थी हम लोगों ने दिसंबर 4-5 में, तो उसमें क्या है कि हमारा थोड़ा स्टाइल अलग रहता है। हम वहाँ पर प्रेजेंट करवाते हैं अपने एक्सपर्ट को, वहाँ पर वो इवेल्युएट करते हैं, देन उसके रिकमेंडेशन के बाद हम लोग उनको जर्नल में कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए जितने पेपर हमारे आए तो उसका लगभग 50%
पब्लिकेशन जर्नल्स में। कॉन्फ्रेंस दूसरा एक तरह का और होता है, जैसे आपने सुना होगा IEEE कॉन्फ्रेंस या स्प्रिंगर प्रोसीडिंग कॉन्फ्रेंस या एल्सवेयर प्रोसीडिंग कॉन्फ्रेंस। उसमें जो भी पेपर आए उनको प्रोसीडिंग की फॉर्म में पूरा का पूरा उसमें एक बुक की फॉर्म में निकाल देते हैं। या कुछ कुछ जर्नल इस तरह के बने हुए हैं जो केवल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पब्लिश करते हैं, तो वहां पर भी एक अपने पास छोटा सा एक शॉर्टकट है पब्लिकेशन का। बट दे पेपर्स आर वेरी शॉर्ट, मतलब वो शॉर्ट ही रहेंगे, पूरा कंप्रिहेंसिव नहीं कह सकते। और अगर आप अपने एपीआई स्कोर की साइड में जाएंगे, एपीआई या अपने पॉइंट सिस्टम के, स्पेशली इफ यू आर अ टीचर, देन यू कैन कंसंट्रेट ऑन द एपीआई स्कोर आल्सो। एपीआई में क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस पेपर का मान लीजिए 3 पॉइंट मिलता है, जनरल पब्लिकेशन का 12 पॉइंट मिलता है, बुक चैप्टर का भी इतना ही 3-4 के आसपास रहता है। तो वो अलग अलग उसकी फिर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर आप पब्लिश करना चाह रहे हो। I request again to the student, if they have any question, please ask me during this presentation. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछते रहिएगा। If anyone have any question, then feel free to ask to the Professor Mangiram sir. And unmute option is available. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो सर, क्या जनाब, प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम कोई पेपर लिखते हैं हम्म। तो सर उसका क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग कि उसको किस पब्लिकेशन में भेजना है या किस जर्नल में वो पब्लिश हो सकता है? Yes, this is the actually this is totally talk based on that area। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसी पे हम 2 दिन डिस्कस करेंगे, टुडे एंड टुमारो। बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि कुछ बच्चे पेपर लिख रहे हैं तो उन्होंने तो काम करने उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस एरिया में हम लोग अपना पेपर भेजें पब्लिश के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राइट नाउ यू आर स्टूडेंट और एज ए टीचर? सर एज ए स्टूडेंट, जस्ट फॉर सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन के बाद। ओके सर। सो ये मनीष है ना आपका नाम? सो Yes, sir. जब हम लोग एक्चुअली वी हैव टू स्टार्ट द रिसर्च, जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं 2 तरह की चीज रहती हैं एक्चुअली माइंड में। जैसे एज ए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्या होगा, मतलब 2 मूल क्वेश्चन है आपके, बेसिक क्वेश्चंस आपके रहेंगे। आर यू राइटिंग दिस रिसर्च पेपर फॉर द नेम शेक ऑफ राइटिंग ए पेपर? केवल नाम के लिए लिख रहे हैं कि मुझे एक पेपर लिखना है, मैंने एक पेपर अपने नाम से पब्लिश करा लिया है। एक तो हमारा एक ही होता है मोटिव। Yes, दूसरा sir. क्या रहता है, डू यू वांट टू शो हाउ अदर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम योर वर्क, कि आपके काम से दूसरे लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ये 2 तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट लाइफ या इन ए स्टूडेंट लाइफ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द सेकंड पॉइंट, कि आप ऐसा काम करें जिससे दूसरे भी आपके काम से फायदा उठा सके। और एज ए टीचर, जैसे मैं हूं अभी, या जो इसमें जुड़े होंगे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, बेसिकली उनका क्या रहता है कि हमें भाई पेपर लिखने हैं, क्योंकि हमें अपनी जॉब भी बचानी है। अगले जो हमारा 1 साल में एपीआई बनेगा, उसमें दिखाना कि हमने इतने पेपर पब्लिश किए हैं और वो इतने पॉइंट हमारे बने हैं। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, जब भी आप रिसर्च पेपर लिखने के लिए ट्राई करेंगे या सोचेंगे कभी भी आपको आएगा, तो ये है। और कुछ बड़े रिसर्च आप जिसमें समझ सकते हो, तो इन्वेंटरी हमारे सर का बहुत ज्यादा जबरदस्त काम है इस नॉर्थ रीजन में। और मुझे लगता है उनके शायद 3 या 400 पेपर प्लस टोटल पब्लिकेशन हो चुके हैं सर के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और साइटेंस मेरे हिसाब से 4-5 हजार के आसपास, उससे ऊपर ही होगा। तो ये क्या हुआ कि इससे दूसरे लोग जो आपका साइटेशन बढ़ रहा है, दूसरे लोग आपके काम से बेनिफिट ले रहे हैं, है ना? आप समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन जो मतलब बता रहा हूँ मैं भी ये? जी सर। मनीष जी।
देन जब आप अपना कोई पेपर तैयार करते हो और उसे आप किसी जर्नल को या किसी रिव्यूअर को भेजते हो, सॉरी किसी जर्नल को भेजते हो, तो वहां पर एक ऑटोमेटिकली एक बोर्ड होता है बना हुआ, इट इज कॉल्ड एडिटोरियल बोर्ड। एडिटोरियल बोर्ड का जो बॉस होता है या लीडर होता है, इट इज कॉल्ड एडिटर इन चीफ। और उसके साथ फिर बहुत सारे उससे सीनियर लोग या उससे जूनियर लोग वहां पर रहते हैं एज ए गाइडेंस के लिए, और एज ए एडिटोरियल बोर्ड मेंबर या एसोसिएट एडिटर। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि एडिटर चीफ है तो वो बहुत बड़ा आदमी होगा, वो भी एक सिंपल सा ही आदमी होगा। और एडिटोरियल बोर्ड में कई बार बहुत रिनाउंड लोग रहते हैं, वो काफी सीनियर होते हैं। तो वो एडिटोरियल बोर्ड में उनको अपनी सलाह के लिए अपने साथ रखते हैं और रहते भी हैं वो अपनी मर्जी से भी। उसके बाद एक थर्ड टीम होती है आपकी रिव्यूअर की, जो आपके काम को इवेल्युएट करेगी। तो उनके मन में क्या चल रहा होता है रिव्यूअर के एडिटर के बोर्ड में, जब कोई आपने पेपर किया, पेपर भेजा किसी जर्नल को, तो एक तो जो अभी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, कंटेंट दैट इज सुटेबल इन द स्कोप एंड लेवल। जो आप पेपर भेज रहे हो, मान लीजिए पेपर आपने भेजा इन्वेंट्री का और जर्नल ले लिया आपने फ्लूइड डायनामिक्स का, तो वो सबसे पहले देखा जाएगा कि कंटेंट जो भेजा है वो सुटेबल भी है नहीं उस जर्नल के लिए, जो उस जर्नल का एम एंड स्कोप है करंट में जो चल रहा है उसके हिसाब से ठीक है। दूसरे ये देखेंगे, अगर पहले आप पास कर गए कि आपका पेपर इन्वेंट्री का था या ओआर का था, आपका ओआर के जर्नल ने भेजा तो वो पहला लेवल पार कर गया आपका पेपर। देन क्लियरली रिटन ओरिजिनल मटेरियल दैट एड्रेस द न्यू एंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। जो आपने उस पेपर में लिखा है या जो बनाया है पेपर, वो आपका ओरिजिनल वर्क है और उसमें कुछ नया है। जैसे कि मैंने अभी बताया, इंक्रीमेंटल रिसर्च, आपने कुछ इंक्रीमेंट उसमें किया है। ऐसा नहीं कि वो आपने 70 का या 60 का पेपर उठा के रीराइट किया और उसी को भेज दिया। तो थोड़ा सा उसमें नया होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियसली पब्लिश वर्क, जो हम अभी बात कर रहे थे कि किसी दूसरे का काम भी था लेकिन उसमें आपने कुछ लगाई नई टेक्निक और उसको आपने आगे इंक्रीमेंट के थ्रू उसे एक्सटेंड कर दिया पेपर को। देन आल्सो यू हैव यूज्ड द वैलिड मेथड, जो आपने मेथड अप्लाई किए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आई है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी उसमें आपने वैलिड मेथड लगा के उसको सोल्व किया है। इलिस्ट्रेशन जो आपने की हुई है, माई मीन्स टेबल और फिगर जो बनाई है, कैलकुलेशन जो किया है, वो आपका जो आपने फिर टेक्स्ट में जो लिखा है उस टेबल के बेस पे कि ये फिगर ये शो करती है और ये टेबल ये शो करती है, वो आपका जो आपने टेक्स्ट में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, मतलब सपोर्ट कर रहा है वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, टेबल को छोड़ दी हुई है और टेक्स्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने अपना ही पेपर अपने आप खुद नहीं पढ़ा है। एंड रेफरेंसेस दैट आर करंट एंड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। मान लीजिए आप एक पेपर रिलायबिलिटी का लिख रहे हो, रेफरेंस डाल दिया आपने उसमें फ्लूइड डायनामिक्स के या फज्जी लॉजिक के, ऐसे ही नंबर ऑफ रेफरेंस बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका एरिया है उतने ही लीजिए, और जो आपके रेफरेंसेस है वो जनरली लास्ट 10 ईयर्स के जरूर, मतलब लास्ट 2-3 साल का 1-2 रेफरेंस वो भी होना चाहिए। आप ले सकते हो 40 साल पुराने तक, बट रिसेंट के अगर आपने नहीं लिए, मान लीजिए हम पेपर लिख रहे हैं 2021 में, तो आपको 20, 19, 18, 17, 16, 15 ये सब भी कुछ रेफरेंसेस उठाने पड़ेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप न्यू रिसर्च कर रहे हो और करंट में जो रिसर्च चल रही है वो आपके टच में है। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्लीज। जैसे हम रेफरेंसेस लिखते हैं तो कम रेफरेंसेस और ज्यादा रेफरेंसेस का कुछ इम्पैक्ट होता है या उससे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता? और रेफरेंसेस का थोड़ा सा एक आइडियल होता है एक्चुअली। अगर आप जनरल पेपर लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से 25 प्लस टू 40 काफी रहते हैं रेफरेंसेस। अगर आप जैसे फुल सर रेफरेंस पेपर लिख रहे हो तो 10-12 जी जी, जैसे सर कुछ Yes, रिसर्च पेपर रहते हैं उनमें मतलब बहुत ज़्यादा कम से कम 50-50, 60-60 रेफरेंसेस भी लिखे रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें 10 या 12 लिखे रहते हैं और वो भी मतलब एससीआई इंडेक्स प्रिंट छपे हुए हैं पेपर। तो मतलब इसका कुछ एक मेजर इम्पैक्ट है या मतलब उसके बिना भी काम चल सकते हैं कि यदि हम कम रेफरेंसेस लगाते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए रीडर, जी सर। ज्यादा रेफरेंस, कई लोग ऐसे रखते हैं कि पेपर तो उनका 20 पेज का है हाँ और जी 10 सर। पेज का उनके रेफरेंस ही डले हुए हैं, तो उस पेपर को हम तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं।
ओके सर, ओके जी। है ना? तो सब चीज़ बैलेंस होनी ज़रूरी है। सिंपल आप कोई भी सिंपल सा एग्ज़ाम्पल उठा के ले सकते हैं आप। मैं सिंपल एक गाँव का आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, या जैसे हम लोग एक फैमिली में रह रहे हैं। जी मान लीजिए सर। आपको पता है कि घी खाना बहुत अच्छा जी सर। है ना? लेकिन अगर सुबह से शाम तक घी खाते रहे, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी। ओके, सेम थिंग जी है सर, कि जी। मीठा खाना भी बैलेंस है। तो मान लीजिए ज़्यादा ही मीठा खा रहे हैं, तो शुगर लेवल हाई हो जाएगा। सेम थिंग ओके, रिसर्च ओके में सर। भी है, उसे आप कहीं भी कोरिलेट कर सकते हैं। रेफरेंस ठीक है, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। ओके सर। ये अभी थैंक यू सर। मैन्युस्क्रिप्ट का हमारा एक पार्ट आएगा, तो उसे भी हम जी डिस्कस सर। करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, लेकिन ये कई बार हम फेस करते हैं कि कई लोग पेपर नहीं लिखते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। जैसे आपने बताया 40 रेफरेंस दे दिए और 50 रेफरेंस दे दिए, और शुरू के 5 पेज पे कुल मिला के वो 20 पेज का पेपर है। 5 पेज में तो उसका साइटेशन आ गया, जो भैया आपने 50 रेफरेंस लिए हैं ना, तो आपको साइट भी करना पड़ेगा पेपर में। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम और भी होती है कि जैसे कोई पेपर हमारे समझ नहीं आ रहा है और हुँ, उन्होंने रेफरेंस लिख रखे हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ, जैसे हम एज़ अ स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई भी पेपर समझना चाहते हैं और हुँ, हमने ये हुँ, देखा कि पेपर अच्छा है एल्सेवियर में या टेलर फ्रांसिस में छपा हुआ है और उसमें उन्होंने जो रेफरेंसेस लगा रखे हैं वो पहले से ही 50-60 अवेलेबल हैं या ज़्यादा हुँ। रेफरेंसेस हैं। तो हमें ये लगेगा कि पूरा पेपर समझने के लिए हमें उनके रेफरेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। है ना? तो सर मतलब उस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ज़्यादा रेफरेंसेस हैं तो एक ऐसा रहता है कि लोगों के कम आएगा समझ में या लोग उसे ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं यदि कम रेफरेंस हम यूज़ करते हैं। हाँ, कम का मीनिंग ये हो गया, जैसे ये आप डिपेंड करते हो, पेपर इज़ रिटन बाय द गुड रिसर्चर। जो अगर अगर अच्छे रिसर्चर ने लिखा हुआ है, तो वो रेफरेंस आपका 20 से 25 लिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा रेफरेंस। ओके सर, ओके। और कई जो बड़े पेपर होते हैं, मान लीजिए कोई पेपर ही अपने आप में 40-50 पेज का है, जी सर। तो उसमें 40-50 रेफरेंस भी चलेंगे, नो डाउट। हाँ जी, हाँ जी सर, ओके जी। है ना? लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा था कि एज़ ए न्यू रिसर्चर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि सर। 20 पेज का पेपर है, उसमें से उसने 50 पे वो लिखे रेफरेंस, और 5 पेज पे उसने रेफरेंस का साइटेशन किया। तो जी सर। जो आपके पहले 5 पेज हैं, वो तो हमारे लिए बेकार हो गए। उसमें काम कुछ नहीं होगा, वो बताएगा ही इन्होंने ये किया था। जी लेकिन सर, जी। बीच के 5 पेज में उसका काम होगा, और वो काम कुछ ज़्यादा इनोवेटिव नहीं होगा। ओके सर। तो रेफरेंस भी मतलब उसी तरह से यूज़ होते हैं, जैसे कि आप कर सकते हो, जितनी आपको नीड है बेसिकली। ओके सर। वो नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ज़रा बंसल जी यहाँ पर कैप लगा लेता हूँ, थोड़ा ठंडा है देहरादून में। जी सर, जी। सो नाउ इफ यू गो द लास्ट स्लाइड आल्सो, आपको इसमें समझ के चलना है, ये जो हमने स्टार्टिंग में किया था, पब्लिशिंग चॉइसेस, कि आप पेपर कहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। चूज़ एन ऑडियंस, अब ऑडियंस देखना पड़ेगा, अभी अब ऑडियंस वाला पार्ट देख रहे हैं। देन पेपर स्ट्रक्चर, एथिक्स, वेयर टू पब्लिश, ओपन एक्सेस, इम्पैक्ट फैक्टर, नेक्स्ट स्टेप। ये हमारी कुल प्रेजेंटेशन का ये आपके सेक्शंस हैं। तो पहला पब्लिशिंग चॉइसेस मैंने आपको बताया, जर्नल पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन एंड बुक चैप्टर्स। ऑडियंस मीन्स जो आपका पेपर शुरुआत में पढ़ेंगे। तो इसमें जब आप पेपर लिखना शुरू करें, 2 क्वेश्चन होंगे कि मैं नाम के लिए पेपर लिख रहा हूँ, या मैं पेपर ऐसा काम कर रहा हूँ जो दूसरे व्यूअर्स से बेनिफिट ले सके। देन जब आपने पेपर भेजा, तो एडिटर और रिव्यूअर क्या सोचते हैं? ये उनकी मैंने एक सोच के बारे में आपको बताया है। देन हाउ डज़ द रिव्यू प्रोसेस वर्क? रिव्यू प्रोसेस क्या आपका काम करता है? मान लीजिए आपका पेपर